वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तीनों अजीम शख्सियत बहुत कम वक्त से अपने अल्लाह से मिलने चले गए और अल्लाह के हुक्म से वहाँ अल्लाह के दरबार में इंशाअल्लाह उनके सारे अच्छे अमाल को अल्लाह कबूल करेगा और इनाम देगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह जो भी कमियां रही होंगी, क्योंकि अल्लाह तव्वाबुर रहीम है, वो रहमत उस पर गालिब हो जाएगी और इंशाअल्लाह उन्हें माफ फरमान, तमाम लोगों को माफ करेगा। इन तीनों में कुछ बहुत ही कॉमन खसूसियत थी। एक तो ये कि फारसी का जो मुहावरा निहद शाखपुर में व सरवर जमी, ये बिल्कुल बदरजा अतम इन तीनों में पाया जाता था अपने अपने मैदान में। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, इल्म महद से लहद तक ये तीनों में ये बदरजा अतम पाया जाता था अपने अपने दायरे कार में, अपने अपने तरीके कार में। जहां तक सैयद कल्ब सादिक मरहूम का ताल्लुक है, वो इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी के अंदर कैसे मोहब्बत और खुलूस पैदा हो सके, कैसे यूनिटी पैदा हो सके, कैसे चीजों को इंसान की हैसियत से देखा जाए और इंसानियत को फरोग दिया जाए, उसका अंदाजा आप इससे करें कि मैं एक दो वाकया सुनाता हूं जो लंबा नहीं, आधे मिनट में ये बात भी आ जाएगी। अभी पिछले साल यानी 1 दिसंबर लास्ट ईयर हमने उनसे हॉस्पिटल जाके मुलाकात की और उसमें मंशा ये था कि एक प्रोग्राम हम रखें, जिसका तय कर चुके थे कि मार्च में एक प्रोग्राम मुख्तलिफ मकातिब फिक्र मुख्तलिफ ग्रोह के साथ इसी हरियाणा में किया जाए, जिसमें हम यूनिटी के बारे में बात करेंगे। वो शदीद बीमार थे, हम डेलीगेशन के साथ गए, वो बहुत ही वेलकम किया और इतना खुश हुए कि डॉक्टर के मशवरे के खिलाफ छोड़ने के लिए लिफ्ट तक आया और ये कहते हुए छोड़ा, इस हाल में भी रहा मैं तो उस प्रोग्राम में जरूर आऊंगा, लेकिन प्रोग्राम कोरोना की नजर हो गया, इसलिए वो प्रोग्राम हो नहीं सकता। उसी तरह से मोमिन साहब ये तीनों, वो जो मैंने कहा कि जो ह्यूमैनिटी उनके अंदर है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी की बातें इन तीनों के अंदर बदल जाता था। लेकिन इल्मी खास तौर से जिसकी तरह प्रोफेसर दानिश ने कुछ बातें कही हैं, उससे भी ज्यादा अहम पहलू ये है कि वो हमेशा इस बात पर गौर करते थे कि इल्म तमाम मसाइल का हल है और उम्मत मुस्लिमा को इल्म हासिल करने की जद्दोजहद करनी चाहिए, क्योंकि इल्म ही के जरिए आप सवालों का जवाब दे सकते हैं और उसे एक नए जाविये में, नए अंदाज में, नए इडियम्स में, नए फ्रेज में पेश करें, ताकि रीडर्स को और ऑडियंस को प्रॉपरली समझने में, इफाम तफहीम में मदद मिले। और इस पे वो बिल्कुल सिंसियर थे। वो इल्म के अलावा कोई और महफिल में नहीं जाते थे। उनकी सोशलाइजेशन बहुत कम थी, गर्चे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। वो उनको पसंद नहीं करते थे कि वो आम लोगों से मुलाकात करें, मगर इल्मी हिस्से में वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करते थे और उसको प्रमोट करते थे। मैं ये कह सकता हूँ कि इंस्टीट्यूट की बेशुमार चीजें उनसे इंस्पायर हुई है और वो बहुत सी चीजें डेवलप हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जहां तक अहमद पटेल भाई का ताल्लुक है, मेरी मुलाकात यकीनी तौर पे बहुत गहरी थी। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने तो अबुल कलाम आजाद को पढ़ा है, देखा नहीं है। अहमद भाई को देखा है।
अहमद भाई के साथ घंटों हमारे मुख्तलिफ मौजू पर गुफ्तगू होती थी। लेकिन जो सबसे अहम बात थी, जहां वो खौफ खुदा अपने दिल में रखते थे, वहीं खिदमत खल्क का जज्बा उनमें बदर्जा आतम पाया जाता था। और वो इस खिदमत खल्क का जज्बा इतना होता था कि वो कभी इस पर नहीं देखते थे कि वो किस जात और किस धर्म किस ख्याल के आदमी हैं, किस मकतब फिक्र के हैं। जो उनकी बसात तक, और उनकी बसात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फैला रखा था, तो वो बसात तक मदद करते थे, खुले तौर से भी, लेकिन अक्सर खामोशी से मदद करते थे। जिनसे कुछ कहना है, किन से कितनी बातें करनी है, कब करनी है, कितने अंदाज में करनी है, ये उनकी खास पहचान थी। वो बहुत ज्यादा ऐलान करके नहीं बात करते थे, बल्कि हमारे प्रोग्राम में भी बहुत कम आए हैं, और आए भी तो हमेशा पीछे बैठते थे एक आम ऑडियंस के, और हम चाहते थे कि वो सामने आए, लेकिन वो आने से इनकार करते थे। उनकी जो वो जर्रा नवाजी थी, इल्म नवाजी थी। इल्म को हर चीज में वो ये कहते थे कि मंजूर कुछ काम ऐसा भी करो कि इल्म का पैमाना बढ़ सके, अवाम में इल्म का जज्बा बेदार हो सके, और उसको इल्म ही एक ऐसा मैदान है कि उससे बहुत सी चीजें डेवलप होंगी। ये बात सैयद कल्बे सादिक साहब भी कहा करते थे, और ये भी कहा करते थे। एक सियासी आदमी होने के बावजूद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सियासी लोगों को देखा है, मगर कैसे अच्छा से अच्छा काम बगैर ऐलान किए हुए किया जा सकता है, मैंने अहमद भाई को देखा है। ये बदरजा आतम उनमें पाया जाता था। जो बात हमारे दोस्त संतोष भारती ने जो कहा है, ये बहुत अहम है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि चूंकि हमारा एक प्रोसीजर है, इंशाअल्लाह हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जल्द ही गवर्निंग काउंसिल में इस इशू को रखेंगे। हम यकीनी तौर पे हम चाहते हैं कि इन तीनों प्लस जो भी मुनासिब हो, लेकिन इन तीनों के सिलसिले में जरूरी नहीं कि सिर्फ एक किताब में 3 गोशे हों। हो सकता है कि तीनों की शख्सियत पे चाहे छोटे छोटे किताबचे आए, लेकिन कोशिश या पूरी किताब आए, उसमें हम ये चाहेंगे कि तमाम उनके फैमिली के लोग भी हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गोशे हैं जो उनसे मालूम हो सकता है, और बहुत सारे ऐसे गोशे हैं जिसमें हम भी वाकिफ हैं और बहुत से लोग वाकिफ होंगे। तो ये चीजें लाना चाहिए। इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि देखिए, हमेशा कभी कभी ऐसी शख्सियात होती हैं जिसके गुजर जाने का एहसास सभी को होता है, चाहे उससे उसकी मुलाकात हो या ना हो। और जब कोई ऐसी शख्सियत गुजर जाती है, अगर बहुत ताखीर हो जाती है, तो वो बहुत सारे अहम पहलू जो आम आदमी को मालूम है, बाद में जो तहकीक होती है, जरूरी नहीं कि वो आम आदमी तक हर आदमी पहुंच सके। इस नुक्ते निगाह से भी जरूरत इस बात की है कि इन तीनों शख्सियत पे किताब आनी चाहिए, और हमारी IOS की जो गवर्निंग काउंसिल है, इंशाअल्लाह जल्द ही इस पर फैसला करेगी। मैं गुजारिश करूंगा खास तौर से उन तमाम संतोष भारती जी से कि वो भी हम अपना कोऑपरेशन दें, क्योंकि उन्हें बहुत सारी मालूमात, हमसे ज्यादा मालूमात है, और हम उससे इस्तेफादा करेंगे इंशाअल्लाह। और वो एक लिस्ट हम जरूर बनाएंगे। 100 बहुत ही कम हो जाएगा। मुमकिन है कि जहां तक अहमद भाई का ताल्लुक है, तो हो सकता है कि 100-200 अफराद की एक लिस्ट बने, और उनसे उनकी राय, उन जो भी तरीक़ेकार है, वो एक अच्छी इल्मी चीजें लाने की कोशिश की जाए, ताकि आने वाले नस्ल को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिले। ये बात कहते हुए खत्म करूंगा कि अगरचे सियासत में वो होने के बावजूद उनकी शख्सियत में इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, अगर उसको सही तौर पे पेश किया गया। क्योंकि सियासत नाम है,
मुझे याद है कि हमारे एक दो प्रोफेसर थे RK झा, वो कहते थे कि सियासत नाम ही है जो शुरू होती है झूठ से, और उसके यहाँ सेंस ऑफ इंस्पिरेशन नहीं होता। ये वो शख्सियत थी जहां पॉलिटिक्स में सारी चीजों के बावजूद उन्होंने अपनी जाती दुनिया नहीं बनाई, बल्कि उसे पहले नंबर पे पूरी इंसानियत, उसके बाद हिंदुस्तान और कम्युनिटी, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हिस्से थे। तो इस दोनों में इन तमाम चीजों को कैसे गहरा ताल्लुक पैदा हो, वो इंस्पिरेशन तीनों के पास, तीनों के हिस्से में बेशुमार इंस्पिरेशन का पार्ट है जो आने वाली नस्लों के सामने आनी चाहिए। और आज के नौजवान को ये जुमले के साथ खत्म करूंगा कि देखिए, अहम बुजुर्ग तो धीरे धीरे उठते चले जा रहे हैं। आज के नौजवान को ये फैसला करना चाहिए कि जो दुनिया जिस अंदाज से बदल रही है, उस अंदाज की बदलती हुई दुनिया की फितरत को समझने की कोशिश करें। ये बदलती हुई जो दुनिया है उसमें अपने रोल को समझने की कोशिश करें, और अपने रोल से इंसानियत की फलाह, मिल्लत इस्लामिया के फलाह कैसे वातसमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रुक़ की बुनियाद बन सकती है, कैसे हम आपस में इंसानी रिश्ते से भी और कम्युनिटी के रिश्ते से भी एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। आज का नौजवान, ये जो मंसूर आलम अभी बात कर रहा है, वो अपने नेचुरल स्टेज पे पहुंचा हुआ है। कभी भी अल्लाह ताला बुला सकता है तो हैरत नहीं होगी, क्योंकि ये एज फैक्टर भी, ऐसे तो कोरोना में अब किसी को हैरत नहीं होती किसी की मौत पे, लेकिन चूंकि अब हम एज फैक्टर में भी उस मकाम पे हैं कि मौत पर कोई ज्यादा हैरत की बात नहीं रहेगी। तो मैं ये अपने मुल्क के नौजवानों से, चाहे वो किसी जात बिरादरी से हो, किसी धर्म के मानने वाले हो, इंसानियत को इख्तियार कीजिए, और इंसानियत को जो इस तरह से दस्तूर के प्रेम्बुल ने डिफाइन किया है उसको सामने रखिए, और इस मुल्क को बनाने की कोशिश कीजिए। जब ये मुल्क को हम बनाएंगे तो हम दुनिया के सामने एक नमूना की शक्ल इस हालात, बदलते हुए हालात में पैदा हो सकते हैं। तो आज के नौजवानों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे इसे फैसला करना चाहिए कि हमें ये बड़ा काम जो खाली हो रहा है, बुजुर्गों से तजर्बे के साथ, इल्म की रोशनी के साथ खत्म होते जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम वैक्यूम में रह जाएं, बल्कि उस वैक्यूम को न सिर्फ पूरा करने के लिए आगे बढ़े, बल्कि उसके आगे जमाने के लिहाज से, जमाने के नुक्ते निगाह से आगे हिम्मत बढ़ाएं ताकि इस काम को पूरा किया जा सके। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जज़ाकमुल्लाह खैरन व खैरन जज़ा।